मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। मैंने वीडियो बना के बाहर भेज, उसकी वजह से वो पीछे हट गए। अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। वो पूरी साजिश चली, तकरीबन कामयाब हो गए थे। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारी मुल्क की सियासत है, इसमें इलेक्शन का होना या ना होना एक ज़िद भी बन गई है, अना भी बन गई है। तमाम सियासी वैल्यूज़ और नॉर्म्स को दाव पर लगाया जा रहा है। कानून और आइन को अपने हक़ में मोड़ कर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान हर कीमत पर अर्ली इलेक्शन चाहते हैं और PDM नहीं चाहती है। कप्तान ने खूब मज़ामत की, सियासत की, जलसे जुलूसों की एक पूरी सीरीज भी उन्होंने चलाई। PDM नहीं मानी, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने भी कोई लिफ्ट नहीं कराई। तो इमरान खान ने अर्ली इलेक्शन के लिए असम्बलियाँ तोड़ दी, कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए। अब बाय बुक 90 रोज़ में तो इलेक्शंस होने हैं, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत इसमें भी अब रास्ते तलाश कर रही है कि कैसे कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके इनको आगे बढ़ाया जाए, इलेक्शन वक्त पर ना करवाए जाए। अब जाहिर है अब मान खान साहब भी नहीं रहे हैं तो PDM भी नहीं मान रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की, जिसके बाद फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये कोई पहला या अनोखा मुकदमा नहीं है कि किसी इदारे पर तनकीद की गई हो और उसको गिरफ़्तार किया गया हो, उस शख्सियत को। इससे पहले हमने देखा 2017 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज़ को डराया, धमकाया, तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल की हवा उन्हें खानी पड़ी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इदारों के लिए कुछ ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन उन्हें तो नहीं पकड़ा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन रहनुमाओं के खिलाफ माजी में एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उसी इदारे के खिलाफ ये भी तनकीद कर रहे थे जिस इदारे पर फवाद चौधरी ने तनकीद की। नाज़रीन, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, आइनी और रियासती इदारों की जो बेतौकीरी है ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल आइनी इदारों की गैर जानिबदारी पर उठता है। सवाल उस तफरीक पर उठता है जो एक ही जुर्म करने पर फवाद चौधरी और राना सनाउल्लाह के दरमियान कर दी जाती है। सवाल एक ही कानून पर इदारों के दोहरे म्यार पर उठता है। सवाल उस वक्त भी उठता है जो बदल जाए तो कल के दोस्त आज के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं। नाजरीन, PDM का ये मानना है कि मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते और मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियां जाहिर है 90 दिनों में होना ये भी बहुत मुश्किल नजर आता है, बल्कि इम्पॉसिबल सी बात है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर तो मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन ना कराने को मुल्क और आइन के साथ गद्दारी करार दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं असद उमर, जरा देखिए। जो गैर कानूनी तैनाती हुई है पंजाब के अंदर निगरान वजीर आला की, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया है और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हमने केस फाइल कर दिया है। आइन का इनहराफ करके जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान की अदालतों का भी इम्तहान है। अगर 90 दिन के अंदर जानबूझ के आप इलेक्शन नहीं कराते हैं तो आर्टिकल 6 लगता है। नाजरीन, तो क्या इमरान खान साहब के असम्बलियां तोड़ने के बावजूद निगरान सेटअप मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन नहीं कराएगा क्या? तो इमरान खान इसे फिर कबूल कैसे करेंगे? नतीजा एजिटेशन, गिरफ्तारियां, कोर्ट कचहरियां और सियासी और मुआशी ज़ाहिर गैर यकीनी की सूरत में निकलेगा। तो क्या असम्बलियां तोड़ना तहरीक इंसाफ की एक सियासी गलती थी? क्या तहरीक इंसाफ मानती है कि उन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि उन्हीं के इत्तेहादी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही तो अब तहरीक इंसाफ को वो वक्त याद दिला रहे हैं जब वो तहरीक इंसाफ को असम्बलियां ना तोड़ने का मशवरा दे रहे थे और उन्हें उन मुमकिन गिरफ्तारियों के बारे में भी वो बताते रहे हैं कि अगर आप लोगों ने असम्बलियां डिसॉल्व की तो क्या हो सकता है। क्या कहते हैं परवेज़ इलाही साहब, जरा देखिए। मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद, आपने जरूर दोबारा बार बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हो तो इस तरह नहीं करते। 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने होता बड़ा अफसोस है कभी पहला फड़िया जाता थे असी साडा काम ठीक हो जाना था। मैंने खान साहब को कहा था जी कि आप जब मर्जी तोड़ दें, और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात, कुछ भी नहीं है, आज भी ठीक है। खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। नाजरीन, परवेज़ इलाही के नज़दीक असम्बलियां तोड़ना आज भी एक सियासी गलती है, लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर इसे सियासी गलती नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इन तमाम मुश्किलात का अदराक था।
चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं और हमारा अदब उन पर लाजिम है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। हम इस इत्तेहाद की बड़ी कदर करते हैं। हमें ये भी पता है कि अभी और मुश्किलात भी आगे आएंगी, हमें मालूम है और हम उसके लिए तैयार हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन ये कहना कि मुल्क की मईशत डूब रही है, इंसानी हकूक का जनाजा निकल गया, मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज कोई ना रह जाए और हम पंजाब हुकूमत में बैठे रहें, वजारत आला या वजीरों के मजे लूटते रहें, ये सियासत नहीं है। और यही सियासत है जिसकी वजह से आज बहुत सारी सियासी जमातों का वोट बैंक खत्म हो गया है और अगर किसी एक जमात का आज वोट बैंक है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई है। उधर इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की खाली होने वाली 33 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया है। 16 मार्च को इलेक्शन होंगे। इससे जाहिर है साफ लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन और PDM की जमातें ने इलेक्शंस को आम इंतखाबात की शक्ल देने को तो तैयार नहीं है। फिर दूसरा सवाल ये है कि 126 इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं तो फिर 33 सीटों पर ही इलेक्शन क्यों? दूसरी तरफ पंजाब और KPK के में इंतखाबात जो हैं वो कब होंगे? यहाँ तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं, निगरान सेटअप भी आ गया है। ताहाल गवर्नर्स ने चुप साध रखी है। असम्बलियाँ तोड़ने के बाद तहरीक इंसाफ पूरी तरह पावर से बाहर आकर इलेक्शन का मैदान लगाने की ज़ाहिर तैयारी भी कर रही है और उनकी स्ट्रैटेजी भी यही है, जबकि PDM पावर में रहकर भी इलेक्शन में उतरने को तैयार नहीं है। हालांकि मरियम नवाज़ भी कल अपने पूरे सियासी अज़ाइम के साथ, नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ कल लंदन से वतन वापस आ रही हैं और वो आते ही जहाँ मुल्क में पार्टी की तंजीम साजी करेंगी वहीं जल्द से जुलूस करके ज़ाहिर है इलेक्शन का एक माहौल भी बनेगा। तो क्या ये सारी तैयारी मुकर्ररा मुद्दत के लिए नहीं है? और अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो इमरान खान की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? जो ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर हुकूमत को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसे सियासी कहे, इसे इंतकामी कहे। माजी में जब ये पीपल्स पार्टी के साथ होता था, नून लीग के साथ होता था, उस पर भी बड़ी तनकीद होती थी कि इस तरह सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ सियासत में नहीं होनी चाहिए। जो मसला, जो बातचीत के ज़रिए मसाइल हल हो सकते हैं वो इस तरह नहीं हो सकते। आप भी समझते हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और जो सलूक किया जा रहा है, दहशतगर्दों की तरह फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डालकर उनको लेके जाया जा रहा है, ये काबिल मजम्मत है? कपड़ा डाल के ले जाना तो मुनासिब नहीं है, न फवाद चौधरी के साथ न किसी और के साथ। बिल्कुल ये तो मुनासिब किसी सूरत में भी नहीं है। लेकिन ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई है और इसके पीछे हुकूमत है? आप या तनकीद करने वाले ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के कहने पे ये केस दर्ज कराया है, क्योंकि ये मकसद है? क्योंकि अभी मैंने अपने प्रोग्राम में शॉर्ट भी चलाया है, मैं आपको भी सुनवा सकती हूँ। राना सनाउल्लाह भी इससे ज़्यादा तनकीद इलेक्शन कमीशन पर कर चुके हैं और भी रहनुमा कर चुके हैं। मेरा सवाल और है, मैं राना सनाउल्लाह की या किसी और की तनकीद का जिक्र नहीं कर रहा जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो फवाद चौधरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है ये इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत वक्त के कहने पे? तहरीक इंसाफ यही समझ रही है। तहरीक इंसाफ को तो छोड़िए, उनको तो कहने, वो तो अक्सर बातें गलत करते रहते हैं। मीडिया को तो सोचना चाहिए। सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि तहरीक इंसाफ का ये कंसर्न है कि आप मजम्मत करते हैं इस चीज की? पहली बात, मैं बिल्कुल उनके इस मौक़िफ़ की इंतहाई वाज़ेह तौर पे मजम्मत कर रहा हूँ, उसकी तरदीद कर रहा हूँ इस हद तक कि कपड़ा डाल के किसी को भी, फवाद को छोड़िए, किसी को भी पेश करना मुनासिब नहीं है। हर शख्स का एक शख्सी इज्जत है, उसको बहाल रखना चाहिए। लेकिन मैं इस बात की बहरहाल मजम्मत करूंगा कि ये केस हुकूमत के कहने पे हुआ या कोई इंतकामी कार्रवाई है, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन का इशू है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारे खिलाफ भी फैसले देता है, उनके खिलाफ भी जो मेरिट बनेगा वो उन्होंने अपना फैसला किया है और जो उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। तो फरूख हबीब के खिलाफ जो डकैती और कार्य सरकार में मदाखलत, इन इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज करना, इस पर तो बड़ी तनकीद हो रही है कि डकैती का मुकदमा, अगर फरूख हबीब ने पुलिस पर डकैती डालनी है तो आम बंदे का तो फिर कुछ नहीं रहेगा पीछे। अगर पुलिस पर डकैती हो जानी है तो ये कोई मजाक नहीं लगता? क्या ये मजाक नहीं है कि पुलिस एक बंदे को पकड़ के ले जा रही है और आप गाड़ियां लेके पुलिस के रास्ते में रुकावट डाल लें और उस बंदे को वहां से गाड़ियां छीनने की कोशिश करें? क्या ये कार्य सरकार में मदाखलत नहीं है?
सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा जरूर दर्ज करें, लेकिन डकैती का कहना सर ये मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है कि उनके खिलाफ कोई डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन कार्य सरकार में मुदाखलत तो बड़ी वाज़ेह तौर पे सारे मीडिया ने दिखाई है। या फिर ये फैसला कर लें कि पीटीआई जो भी करेगी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, भले वो कानून को मतलूब भी हो, उनके सामने लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि वो पॉपुलर लीडर हैं। इसका मतलब है कोई भी पॉपुलर लीडर होगा उसको लोग सामने खड़े हो जाएं, कानून आएगा, अदालत किसी को भेजेगी। ये सवाल मैं अभी इमरान इस्माइल से पूछ चुकी हूँ कि इमरान खान अनटचेबल क्यों हैं? अगर नवाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, अगर राना सनाउल्लाह हो सकते हैं, शहबाज शरीफ हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हो सकते हैं, तो इमरान खान अनटचेबल क्यों हैं? तो उनका आगे से जवाब था इमरान खान चोर नहीं है। ये किसी का ये फैसला कि वो कौन है और क्या है, ये क्या इमरान इस्माइल करेगा या कोई मीडिया हाउस करेगा या कमर जमान करेगा या कानून की अदालत करेगी? लेकिन ना याजिया एक बड़ा सिंपल असूल है। खान साहब खुद कहते थे कानून सबके लिए एक है। वो सब कहते थे, खुद कहते थे कि जी उन्हें कानून के सामने पेश होना चाहिए, जिसको भी कानून के तहत वो मतलूब है। उनके दौर में अब तो खुली बात है ना, कल तो छुपी हुई बातें, अब तो ये खुली हुई दास्तान है कि वो किस तरह लोगों के खिलाफ केस बनवाते रहे, किस तरह उनको खुद फॉलो करते रहे, उनकी हुकूमत फॉलो करती रही। वो बाकायदा प्रेडिक्शन कर देते थे, पहले बता देते थे कि अब फलां की बारी है, परसों फलां पकड़ा जाएगा, अगले दिन फलां पकड़ा जाएगा। ये सब कुछ होता रहा। अगर गलत होता रहा तो आज गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के केस में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और इमरान खान हो कोई और हो, अगर वो कानून को मतलूब है तो उन्हें कानून के सामने पेश होना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए, अदालत उनसे इंसाफ करे। यही बात खान साहब खुद कहते रहे। अब ये कहना, अपने तौर पे अपना जज बन जाना, खुद ही कहते थे कि हम ही ये क्या हो गया जी कि वो फलां बंदा खुद ही वकील है, खुद ही जज है, खुद ही मुल्ज़िम है, आज खुद यही कर रहे हैं। कारी साहब, पंजाब और केपीके में 90 रोज में इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं? होने चाहिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल आइन का तकाजा ये है और बिल्कुल 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए। मर्दमशुमारी रुकावट बन सकती है? मर्दमशुमारी का मर्दमशुमारी, देखिए शायद मर्दमशुमारी तो एक प्रोसेस है, वो जारी है। लेकिन होती हुई मर्दमशुमारी अगर इलेक्शन दरमियान में आ जाते हैं तो उनको रोकती नहीं है। ये कंसर्न बहरहाल एक बड़ा सीरियस है और उसको देखने की जरूरत होगी कि आइन का तकाजा भी बड़ा वाजे है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली के बाय इलेक्शंस होने हैं, उसके लिए किसी मर्दमशुमारी नहीं, वो तो पुरानी हल्का बंदी पे होंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई 8-10 अरब रुपया खर्च होना है। उसके बाद चंद रोज के बाद एक दूसरा इंतखाब होना है और वो सूबाई असम्बलियों का है, उस पर भी कोई 20 अरब रुपया खर्च होना है। इस वक्त पाकिस्तान जिस जो माली सेहत का शिकार है, जो हमारे सूरत हाल है, और उसके बाद अगले 4-6 महीने के बाद फिर जनरल इंतखाब होना है, उसके ऊपर भी कोई 40-50 अरब रुपया खर्च होना है। तो ये जो खर्चे हैं, इनको देखने की बहरहाल सीरियसली ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल है या इस तरह के जो हरकतें हैं या ख्वाहिशें हैं, उनकी इतनी बड़ी कीमत क्या कौम को अदा करना चाहिए और वो भी फिर खान साहब का मजाक ही बन जाए। तो क्या बेहतर नहीं है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में फिर इंतखाबात हो? अच्छा, तो यही होता कि असम्बलियां पूरी मुद्दत करती और उसके बाद एक वक्त में इंतखाब हो जाते, ये बड़ा अच्छा होता। तो कौमी असम्बली में सिर्फ 33 सीटों पर इंतखाबात क्यों? आप नहीं समझते कि 126 अगर इस्तीफे मंजूर हुए हैं तो सब सीटों पर इलेक्शंस होने चाहिए? बार बार क्यों? सब सीटों पे होंगे, 35 पे कब हो रहे हैं? 33 पे हो रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया कि 33 सीटों पर 16 मार्च को इलेक्शंस होने जा रहे हैं कौमी असम्बली की। 33 पे इसलिए होंगे कि वो पहले वो सीटें खाली हुई थी, जो खाली होकर उनके पास डी नोटिफाई हुई है, उनके शेड्यूल के मुताबिक चलना होगा ना उन्हें। इकट्ठे नहीं हो सकते? अब तो 126 इकट्ठे एक्सेप्ट हो गए। नहीं, वो हो गए, लेकिन जो पहले एक्सेप्ट हुए थे वो 60 डेज के अंदर सारी तैयारी मुकम्मल करके, शायद ये मुमकिन ना हो इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि वो कोई 15 दिन पहले हुए थे, और अगर आप 15 दिन पहले लेके आएंगे तो उनको तैयारी करने में शायद 1.5 महीने में या 1.25 महीने में ये मुमकिन ना हो, इसलिए शायद उन्होंने किया। कायरा साहब, तहरीक इंसाफ इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनके तो हक में ये चीज़ जा रही है कि अगर पंजाब में पहले इलेक्शंस हो जाते हैं और वो लोग जीत जाते हैं तो बाद में आप लोगों के लिए वफाक के इलेक्शंस लड़ना, MNAs की सीटें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर उनकी हुकूमत पंजाब में बन जाएगी। तो बड़ी अच्छी बात है, उनको तो खुश होना चाहिए, फिर तनकीद क्यों कर रहे हैं?
तो आप लोगों को इसका कोई वो अदराक नहीं है कि नुकसान में जा सकती है ये चीज़ आप लोगों के लिए? तो वो कौन से ऐसे प्रेडिक्शंस करने वाले नॉस्ट्राडामस हैं जिन्होंने जो कह दिया वो सच होगा? हालात बताएंगे कि क्या होता है, लेकिन अगर वो समझते हैं ऐसा कि हमें उसका फायदा होगा तो फिर उनको चाहिए कि वो तो खुश हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा बुखारी साहिबा मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हिबा साहिबा, क्या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कोई खदशे का इजहार किया था, आपको बताया था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं जी, उन्होंने कोई ऐसा खदशा जाहिर नहीं किया था, लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत को घर भेजा गया था तो उसके बाद से आपको पता है कि देयर इज एन ऑन एंड ऑफ अरेस्ट गोइंग ऑन इन द कंट्री, तो उसके हवाले से खदशात और रिजर्वेशन थी हमारी कि उन्होंने कहा था। हिबा साहिबा, उस दिन हमें पता है आपकी फैमिली, आप, ज़ाहिर है बच्चे, सब लोग बड़े टफ टाइम से गुजर रहे हैं। उस दिन अचानक जब गिरफ्तारी के लिए टीमें आई, उनके पास कोई वारंट नहीं थे, क्योंकि दो मुतज़ाद इत्तलात आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वर्दी में लोग थे पकड़ने के लिए आए, कुछ कह रहे थे कि नहीं वो सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार थे जो आए। आप इनमें डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि जब गिरफ्तारी के लिए लोग आए, क्या कहा, क्या उज़्र उन्होंने पेश किया, क्या रीजंस दी गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी तो इसको आप ना कहें, ये अबडक्शन का केस बनता है, क्योंकि जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को घर से उठाया गया, उनके गैरेज में से 14 बंदों ने, वर्दी वाले बंदों ने, और बगैर नंबर प्लेट्स की वीगो डाले आए थे उठाने के लिए। उनका फ़ोन भी छीन लिया और चाबी गाड़ी की जो है वो बहुत दूर फेंक दी गई ताकि उनको कोई फॉलो ना किया जाए, और उसके बाद उनको नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया। तो इट्स एन अबडक्शन केस, आई डोंट थिंक इट्स एन अरेस्ट केस। तो वो घर की दीवारें फलांग के आए या बाकायदा तरीके से बेल्स दी, मुलाजिमों ने दरवाजे खोले, आए कैसे वो लोग, अंदर एंटर कैसे हुए घर के? वो उस दिन आपको याद होगा कि खान साहब की अरेस्ट का भी इशू चला था। हाँ, तो ही वाज कमिंग बैक होम लाइक इन एट 5:45 इन द मॉर्निंग। हाँ, और मैं उनके साथ फोन पे ही थी कि मैं, क्योंकि बच्चों का भी टाइम हो गया था, मैं उठी हुई थी स्कूल भेजने का। तो उन्होंने कहा जी आई एम रीचिंग होम, आई एम इन माई गैराज एंड आई एम गोइंग इनसाइड एंड कॉल यू बैक। तो मीनवाइल जब 15-20 मिनट गुजर गए तो आई वाज लाइक कि मुझे फ़ोन क्यों नहीं आया अब तक ना। तो जब इन्होंने फ़ोन मैंने किया तो वो नंबर इनका स्विच ऑफ था, पावर्ड ऑफ था, व्हाट्सएप भी एंड ये आपका नॉर्मल कॉल भी। तो उसके ऊपर फिर मैंने अपने स्टाफ को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया जी कि ये सारा सिनेरियो इस तरह हुआ है। और हम दरवाजा अपना बंद कर रहे थे तो गाड़ी इन्होंने वहीं रोक दी घर के अंदर, लेकिन इट वाज इन द प्रेमिसेस ऑफ द हाउस। अच्छा, इसका मतलब है फवाद चौधरी की गाड़ी को चेस किया जा रहा था, चेस करते उनके घर तक पहुंचे वो लोग? घर तक पहुंचे या खड़े हुए थे ये तो वो ही जानते हैं, लेकिन जितनी भी उन सारी एक्टिविटी इन्होंने की है इलीगल, ये इसकी फुटेज हमें दी हुई है मीडिया के ऊपर, सीसीटीवी। ठीक है, चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो कल बात की उस पर उन्होंने माजरत भी कर ली है, तो इस पर क्या कहेंगे? जी मैं अभी कोर्ट में थी, चौधरी साहब वाज कॉलिंग मी टू हैव अ वर्ड विद मी, बात करना चाह रहे हैं। और मोनिस भाई का भी फ़ोन आया है, वो तो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, उनकी सपोर्ट और बहुत अच्छे आदमी हैं वो। तो जी माजरत किए बड़े हैं, लेकिन देखिए जी ज़बान को अपनी जितनी हम तहजीब में रखें बेहतर है, चाहे कोई भी है वो, बड़ा छोटा जैसा भी है, लेकिन उन्होंने अब माजरत कर दी है तो ठीक है जी। तो अभी आपको फवाद चौधरी साहब के बारे में इत्तलात हैं, उन्हें अब जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है, उनको क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उनको किस हाल में रखा गया है? क्योंकि जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो आज़म सवाती के साथ हुआ, वो सबके सामने है। जब शहबाज गिल को पकड़ा गया तब तो ज़ाहिर है इनकी अपनी हुकूमत थी यहाँ पर, परवेज़ इलाही साहब की, उसके बावजूद उनके साथ सही सलूक नहीं हो रहा था। अब तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत ही नहीं है, तो क्या खदशात हैं, वो किस हाल में हैं, आप तक कोई इन्फॉर्मेशन है?
पहले ये कोई किसी सब जेल जो यहाँ पे डिक्लेयर हुई हुई, आई डोंट नो द एरिया कहाँ पे हुई हुई है, वहाँ पे कहते के रखेंगे, लेकिन अभी दे हैव मूव फवाद टू अडियाला और जो जुडिशल किया है, लेकिन अब तक कोई राब्ता नहीं हो सका। मैंने कपड़े वगैरह उनको भिजवा दिए हैं, बिकॉज देयर आर टाइमिंग्स दैट वी कैन हैंड ओवर द क्लोथ्स एंड जितनी भी चीज़ें हैं टॉयलेटरीज वगैरह की यूज़ करने की 6 बजे से पहले, तो वो मैंने अभी कहा है कि जी उनको जाके आप प्लीज हैंड ओवर कर दें, बिकॉज वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होना अभी उनके पास। तो मुलाकात का तो कोई अभी नहीं है। कल सुबह आफ्टर हमने लगाई हुई है इनकी बेल 8:30 बजे जी, तो देखते हैं इंशाल्लाह कल क्या होता है। लेकिन खान साहब की भी आपसे बात हुई? खान साहब ने क्या हौसला दिया, तसल्ली दी आपको? उनके साथ क्या बात हुई? खान साहब ने बहुत सपोर्ट किया है, खान साहब ने बहुत इनकरेज किया है, बहुत हौसला अफजाई की है, और ही इज मॉनिटरिंग इट वेरी क्लोजली द एंटायर केस। सही। और तहरीके इंसाफ की जो और लीडरशिप है, सब आपके साथ राब्ते में है, लम्हा बलम्हा आपको रिपोर्ट कर रहे हैं? मेरे पास दुनिया का कोई बंदा नहीं है जिसने मुझे फोन ना किया हो। आई couldn't remember कि मेरी अभी चैट कितनी बड़ी है, आई हैव टू रिप्लाई देम, लेकिन बहुत ज्यादा फवाद के लिए दुआएं, सेहत की दुआएं, सेफ्टी की दुआएं सबसे पहले, बहुत जी हर तरफ से। चलें, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को, आपकी फ़ैमिली की मुश्किलात को, आपकी मुश्किलात को कम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हिबा बुखारी साहबा थी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्त के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी मईशत ने हुक्मरानों के सारे पोल खोल कर रख दिए। मईशत के नाम पर इमरान रजीम चेंज हुई, फिर नई रजीम में साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को भी डूबती हुई मईशत के नाम पर चेंज करके डार साहब को लाया गया। अब डार साहब से भी डर लग रहा है, क्योंकि ये मुल्क मज़ीद रजीम चेंज का मुतामिल नहीं हो सकता। डॉलर बचाने और इसके रेट को काबू करने के लिए जो मेजर इंपोर्ट्स थी उनको रोका गया। एलसीज हमारी बंद पड़ी हुई हैं, मार्केट से डॉलर उठाना पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉलर 2 रोज़ में, सिर्फ 2 रोज़ में 35 रुपये इजाफे के साथ 266 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क तो ख़त्म हो गया, मगर रुपये का जो है ना वो भुरकस निकल गया है। डॉलर को 200 रुपये से नीचे लाने के दावे करने वाले डार साहब, जिनको बड़ी शान से बाहर से लंदन से लाया गया, जैसे वो मुल्क की काया पलट देंगे, लेकिन मईशत की जो अबतरी है उसको ना ही ब्रेक लगी, ना ही आवाम को कोई रिलीफ मिला। लेकिन डार साहब के केसेस ज़रूर ख़त्म हो गए, असासे भी बहाल हो चुके हैं। मुल्क की मईशत से खिलवाड़ किसने किया, कौन है इसका ज़िम्मेदार, इस पर भी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अपनी मंतक है। वो क्या कहते हैं, ज़रा पहले ही सुनिए। पाकिस्तान को इस क्वागमायर से निकाले। ये क्वागमायर जो है, ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमायर नहीं है, ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। प्लीज रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्शन करें, सोचें कि पाकिस्तान किधर था, किधर जा रहा था। 24वीं मईशत से G20 दुनिया की प्रीमियम क्लब का मेंबर बनने, आज हम 47th इकोनॉमी बन चुके हैं। नाज़रीन, ऐसे में मुल्क को फौरी IMF की ज़रूरत है, जिसके नुमाइंदे चंद रोज़ में पाकिस्तान आ रहे हैं। उनका जो जायज़ा इजलास है वो शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म उनको खुशामदीद करने से पहले ये बयान दे चुके हैं कि हमें उनकी तमाम जो शराइत है उनको मंजूर करना होगा, और रियासत को बचाने के लिए वो सियासत की कुर्बानी भी देने को तैयार है। नाजरीन, सियासत की कुर्बानी देने का मतलब यह है कि आवाम जितनी भी पिस जाए, जितनी भी हुकूमत से नाराज़ हो जाए, हुकूमत मुश्किल फ़ैसले करती चली जाएगी। यकीनी तौर पर उनका इशारा IMF की शराइत मानने की तरफ है, जिसमें पेट्रोल पर लेवी लगाकर, ज़ाहिर है ये भी हम देखेंगे, वो भी मज़ीद महंगा हो जाएगा, मज़ीद टैक्सेस लगाए जा सकते हैं इस पर। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ये मानना है कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है। ये तो हम सब जानते हैं कि इससे महंगाई का तूफ़ान आएगा। शौकत तरीन साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, ये भी देखिए। IMF को इन्होंने अगर साइन नहीं किया तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे बाकी मुल्कों से। ये 2.5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं और वो 3.2 ट्रिलियन की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि ये टैक्सेस लगाएंगे, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, ये सिगरेटों की कीमत बढ़ाएंगे, ये बाकी जो चीज इनके पल्ले पड़ेगा ये बढ़ाएंगे।
और अवाम पे ये जोर डालेंगे। नाज़रीन, महंगाई तो पहले ही अवामी रीच से बाहर हो रही है, तो आइंदा शराइत के बाद क्या होने जा रहा है, IMF अब हमारे साथ क्या सलूक करने वाला है, और अगर IMF के प्रोग्राम में थोड़ी ताख़ीर हुई तो क्या होगा, और IMF के मानने के बाद क्या अब जो दूसरे ममालिक हैं वो भी राज़ी हो जाएंगे पाकिस्तान को हेल्प आउट करने के लिए। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशरा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये डॉलर को इतने पर कैसे लग गए? 2 दिन में 35 रुपए जो है वो डॉलर की कदर बढ़ी है, रुपए की कदर गिरी है, ये हो क्या रहा है पैसे के, रुपए के साथ और डॉलर के साथ? ये आज और कल जो हमने देखा डॉलर के साथ और रुपए के साथ हाल होता, वो नतीजा है एक माशी पॉलिसी का जो 5-6 महीने पहले ली गई। और वो माशी पॉलिसी ये थी कि रुपए को मसनूई तरीके से सपोर्ट करना है, उसकी वैल्यू गिरने नहीं देनी चाहिए। देखिए 5-6 महीने में अगर आप देखिए तो डॉलर ने तकरीबन दुनिया की सभी करेंसीज की पिटाई की। पाउंड जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग समझा जाता था, उसकी पिटाई हुई है। यूरो स्ट्रॉन्ग था, उसकी पिटाई हुई है। जैपनीज येन बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंसी है, उसकी भी पिटाई हुई है। लेकिन हमने रुपए को मसनूई तौर से रोक के रखा, तो उस गलती का खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जो आपने देखा कि 2 दिन में इतनी तेजी से रुपया गिरा है, जो ओवर द पास्ट 5 to 6 मंथ्स होना चाहिए था। धीरे धीरे गिरता रहता, लेकिन ये बिकॉज हमने पॉलिसी गलत बनाई, उसके लेकिन समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब के पास ऐसा क्या उनके पास जादू की छड़ी थी जो वो 200 से भी डॉलर को नीचे लाने की बात करते थे। जब 218 पे डॉलर गया था तो वो इंटरव्यूज में ये कह रहे थे कि ये तो अभी 200 से भी नीचे आएगा, 2-3 महीने लग जाएंगे। लेकिन उस वक्त ऐसी क्या चीज़ थी जिसके बेस पर वो बात कर रहे थे, और आज जब डॉलर ऊपर जा रहा है तो वो क्या कर रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है? देखिए बुनियादी मामला ये है, डॉलर हो या कोई भी करेंसी हो, उसको हम कहते हैं इट्स लाइक अ कमोडिटी। इट्स लाइक गंदम है या आप केले समझ लें। अगर उसकी सप्लाई जो है वो कम है और ज़्यादा है तो फिर जाहिरी बात है उस चीज़ की कीमत चढ़ जाएगी। तो हमारे यहाँ मामला ये है कि हम 70-75 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि डॉलर की डिमांड है, और सप्लाई होती है जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 30-31 अरब के ऊपर नहीं जाती। तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट तकरीबन उससे आधी हो रही है, तो फिर आप रुपए की वैल्यू को रोक नहीं सकते। देखिए एक तो बात यह है कि 8 अरब इंसानियत जो बसती है दुनिया में, उसमें से किसी को भी ये नहीं पता कि रुपए और डॉलर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि एक एंटिटी सिर्फ ऐसी है जिसको ये पता होता है, और वो मार्केट है। हमने मार्केट को ये रेट डिटरमिन करने की इजाज़त नहीं दी, रोक लिया पिछले 5-6 महीने में, और फिर मार्केट अब ये बदला ले रही है हमसे, हमें दिखा रही है कि अगर आप मार्केट का कहना नहीं सुनेंगे तो फिर आपके साथ ये हाल होगा। नहीं तो अब हम ये समझे कि अब तो इंपोर्ट्स खुलने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर एलसीज अभी बंद पड़ी हैं और एलसीज और मज़ीद बंद रहेंगी, तब तक इंपोर्ट भी नहीं आपकी खुल सकती। डॉलर आपके पास पहले नहीं है तो मज़ीद कैसे डॉलर आप बाहर भेज सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अभी जो ड्रामा चल रहा था पिछले 5-6 महीने में, जिसमें स्टेट बैंक भी एक हिस्सा ले रहा था, वो हमें रोज रेट बताया करता था, और वो बोगस रेट था, वो ख्याली रेट था, उसमें डॉलर्स नहीं मिला करते थे। फिर बैंक वाले अपना एक ड्रामा रचाए बैठे थे, वो हमें एक रेट बताते थे इंटर बैंक का, उसके ऊपर भी डॉलर नहीं मिलता था, वो भी एक ख्याली रेट था। और मनी चेंजर जो है वो भी कहते थे कि हमने कोई कैप लगा के रखा हुआ है, वो भी एक ख्याली रेट बताते थे। अब मेरा ये ख्याल है कि वो ड्रामा खत्म होने पे आ रहा है, और जो इंपोर्ट का रास्ता है वो खुलने लगेगा। जो नेचुरल तरीके हैं इंपोर्ट को सप्रेस करने के या इंपोर्ट को कम करने के, वो ये हैं कि रुपया इतनी तेजी से गिरेगा, इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगी हो जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आलमी दुनिया में कंपैरेटिव हो जाएंगी, वो सस्ती हो जाएंगी, तो हमारा तिजारती खसारा जो इसके नतीजे में है वो कम हो जाएगा।
मैं फाइनेंशियल टाइम्स की डॉक्टर साहब रिपोर्ट पढ़ रही थी, उनके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत इस कदर ख़राब है कि मईशत डूबने का जो है ना वो ख़तरा है, जिसकी वजह से हमने IMF से बहाली उनका जो प्रोग्राम है वो उसको भी बहाल करवाने की बड़ी कोशिश की। अब फाइनली जो है वो नवा जायज़ा इजलास के लिए IMF मान गया है, वो आ रहा है, तो कितना इससे हमें रिलीफ मिलेगा? IMF के पैसे जब आ जाएंगे तो क्या ये 100% इस बात की गारंटी है कि दोस्त ममालिक भी हमें पैसे दे देंगे? जब तक इनकारी थे, क्योंकि IMF नहीं दे रहा था हमें। जी देखिए, दोनों ऑल्टरनेटिव जो मुतबादिल रास्ते थे, या IMF का हिस्सा बनना या ना बनना, दोनों के नताइज जो हैं वो मज़ीद तकलीफ ही है, जिसको हम वो डिलेमा कहते हैं अंग्रेजी में, कि दोनों रास्ते, दोनों में से कोई भी रास्ता अपनाया जाए तो पाकिस्तानियों के ऊपर बोझ तो इजाफी पड़ना ही है। अगर IMF का हिस्सा नहीं बनते तो फिर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता है, अगर IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर एक महंगाई का तूफान जो है वो। चलिए अब इस तरफ आ जाए ना, IMF के हिस्सा हम बनने तो जा रहे हैं, जाहिर है जिस तरीके से IMF का वफ्द आ रहा है, बातचीत होगी, और प्राइम मिनिस्टर का ये तक कह देना कि भाई अब तो हमें IMF की जो शराइत है वो माननी पड़ेंगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एक आम बंदे पर, हमारे मुल्क की इकॉनमी पर? देखिए, इस वक्त हमें हुकूमत के आदाद शुमार ये बताते हैं कि महंगाई की शरह जो है वो 25-26% के करीब चल रही है। जब IMF का हिस्सा बन जाएंगे, रुपया डिवैल्यू हो जाएगा, तो फिर आप सोचिए कि जितनी भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, जिनमें गंदम है, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, अद्वियात हैं, दालें हैं, खाने बनाने का तेल है, कपास है, कोयला है, LNG है, ये सब चीज़ें जो हैं ये मज़ीद महंगी हो जाएंगी। अगर अभी हुकूमत हमें बता रही है कि 25-26% का शरह है महंगाई की, तो मेरा तखमीना ये है कि इसमें कम से कम 15% और जमा कर दिया जाए तो महंगाई की शरह जो है वो कहीं 40% के अभी 26% है, 40% तक महंगाई हो जाएगी। जी, इस पे एक अच्छी खबर छुपी हुई ज़रूर है, और वो ये है कि जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं वन टाइम ब्लिप, यानी कि ये 40% की महंगाई की शरह जो है ये हिट करेगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 6-8 हफ्तों के बाद ये महंगाई का तूफान जो है वो थमने लगेगा। और उसकी वजह ये है कि आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत है, जो $120 का बैरल था, अब वो $80-85 पे चला गया है। आलमी मंडी में खाने बनाने का तेल जो 7,000 रिंगट का एक टन मिला करता था, आज वो 4,000 रिंगट का एक टन आ गया। तो वो वन टन है, हम सब सहना पड़ेगी। उसके बाद जो रोजमर्रा की अशिया हैं, खाने पीने की, इस पे भी फर्क पड़ेगा? जी, सब बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट अगर अभी वो 20-25% से बढ़ रही है तो आप उसमें 10 से 15% मजीद इजाफा कर लें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 6 से 8 हफ्ते के बाद उसका जो एक दफ़ा इम्पैक्ट आ जाएगा, तो फिर ये महंगाई का तूफान जो है वो थमता नजर आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, हमारे मुआशियात मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।